यूरोप का प्राकृतिक स्वरूप के बारे में हमने सबसे पहले संरचना, उसके अपवाह तंत्र, उसके जलवायु के अध्ययन करने के बाद अब हम यूरोप का जलवायु प्रदेश का अध्ययन करेंगे। यूरोप महाद्वीप का जलवायु प्रदेश के आधार पर हम अगर देखते हैं तो वहाँ की स्थिति, वहाँ की वनस्पति, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का धरातलीय स्वरूप के आधार पर बहुत विभिन्नता में फैला हुआ है। यूरोप महाद्वीप का उत्तरी भाग ध्रुव व्रत में स्थित होने के कारण बहुत ठंडा है। शेष भाग पछुआ पवनों से प्रभावित होता है, पर यूरोप का पूर्व पश्चिम अधिक विस्तार होने के कारण पूर्वी भाग पछुआ पवनों का पूरा लाभ नहीं उठा पाता है। इसलिए यहाँ पर पूर्वी भाग में वृष्टि छाया प्रदेश रहता है और पश्चिम भाग का मौसम सुहाना रहता है। अस्थायी पवनों की पेटियों के खिसकने के कारण फलस्वरूप दक्षिणी यूरोप पर विशेष प्रकार की जलवायु उत्पन्न हो जाती है, जिसका मुख्य लक्षण शीतकालीन वर्षा होता है। जलवायु की भिन्नता के आधार पर हम यूरोप को 5 जलवायु भागों में बांटते हैं। पहला है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दूसरा है उत्तरी पूर्वी यूरोप, तीसरा है पूर्वी यूरोप, चौथा है मध्य यूरोप और पांचवा है दक्षिणी या भूमध्य सागरीय यूरोप। पहला है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। इस क्षेत्र में अधिकतर ब्रिटेन, उत्तरी पश्चिमी फ्रांस, उत्तरी स्पेन, बेल्जियम, हॉलैंड, पश्चिमी डेनमार्क तथा उत्तरी पश्चिमी नॉर्वे तथा आइसलैंड सम्मिलित हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु सामान्य एवं शीत ऋतु मध्यम सर्दी वाली होती है। यहाँ वर्षा वर्ष भर पछुआ हवाओं से वर्षा होती रहती है। यह जलवायु स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम होती है। यह क्षेत्र पछुआ हवाओं के कारण सबसे सुहावना भी रहता है। दूसरा है उत्तरी पूर्वी यूरोप। इस जलवायु खंड का विस्तार उच्च अक्षांशों में है। इसमें संलग्न उत्तरी ध्रुव सागर का जल वर्ष में कई महीनों जमा रहता है, जिससे इस प्रदेश की जलवायु शीत प्रधान हो जाती है। यहाँ पर जाड़े में कड़ाके की ठंड पड़ती है और तापमान हिम बिंदु से भी काफ़ी नीचे चला जाता है। ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है और इन दिनों में भी तापमान 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर नहीं जाता है। कहना चाहिए कि यहाँ गर्मी होती ही नहीं है बिल्कुल ही। यहाँ दिन बहुत छोटे होते हैं और पूरे एरिए में बर्फ़ ही बर्फ़ हमें दिखाई देती है। वनस्पति का बिल्कुल ही अभाव हमें देखने को मिलता है। इसलिए इस प्रदेश को ठंडा, उजाड़ या खंड प्रदेश भी कहा जाता है। ये यूरोप का उत्तरी पूर्वी भाग है। अब है तीसरा भाग, पूर्वी यूरोप। यूरोप का इस विस्तार पूर्व में है, जहाँ पर यूरोपीय रूस, रोमानिया, पूर्वी हॉलैंड आदि क्षेत्र आता है। इसमें इसकी जलवायु कड़ी है। शीत ऋतु में यह तापमान -6.6 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे आ जाता है और बर्फ़ यहाँ पर हमेशा पड़ती रहती है। यह बर्फ़ कई महीने तक जमी रहती है। गर्मियों में तापमान लगभग 22 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यहाँ वार्षिक ताप परिसर काफ़ी अधिक है, अतः जलवायु बहुत कड़ी है। यह प्रदेश समुद्री प्रभाव से वंचित रहता है। यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 50 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। अब है चौथा, मध्य यूरोप। यहाँ जलवायु अवस्थाएं पश्चिमोत्तर यूरोप और पूर्वी यूरोप के मध्य का क्षेत्र माना जाता है। ये पश्चिमोत्तर यूरोप की तरह वर्षा होती है, किंतु इसकी मात्रा अपेक्षाकृत कम है। पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा घटती जाती है। इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर लगभग 75 सेंटीमीटर और पूर्वी सीमा पर लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्योंकि वर्षा का स्रोत
पछुआ पवने हैं, जिसकी वर्षा प्रदान करने की क्षमता पूर्व की ओर उत्तरोत्तर कम होती जाती है। अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में ही प्राप्त होती है। शीत ऋतु में यहाँ पर बर्फ गिरती है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 22.22 सेंटीग्रेड और शीतकालीन तापमान का औसत 0 सेंटीग्रेड होता है। इस प्रदेश के अंतर्गत दक्षिणी स्वीडन, पश्चिमी हॉलैंड, पूर्वी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, यूगोस्लाविया, उत्तरी इटली व पूर्वी फ्रांस आता है। अब है दक्षिणी यूरोप प्रदेश। इस प्रदेश में यूरोप का रोम सागर तटवर्ती क्षेत्र आता है अधिकतर, अर्थात स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया तट, यूनान, बल्गारिया तट, टर्की और रोम सागर के द्वीप सम्मिलित हैं। यहाँ की जलवायु सम प्रकार की है। शीतकाल में यहाँ औसत तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस है और ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 26.26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। यहाँ आकाश हमेशा स्वच्छ रहता है और वातावरण बिल्कुल चमकीला रहता है। वर्षा केवल शीतकाल में ही होती है। यहाँ इसकी जलवायु विशेषता इसी प्रकार की जलवायु को हम भूमध्यसागर जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त आधार पर जलवायु प्रदेश के अतिरिक्त उच्च पर्वतीय प्रदेशों में भी ऊंचाई के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आल्प्स की पर्वत श्रेणियों में ऐसे अल्पाइन तुल्य जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से जलवायु हम यूरोप का समझते हैं। अब है यूरोप का प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेगेशन। यूरोप की प्राकृतिक वनस्पति का मूल निर्धारक तत्व यूरोप का जलवायु माना जाता है। जलवायु के परिवर्तन के साथ इस क्षेत्र की वनस्पति भी हमें परिवर्तन होते हुए दिखाई देती है। यही कारण है कि यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। टुंड्रा प्रदेश जो वर्ष के अधिकांश समय में बर्फ से ढका रहता है, वहाँ नाम की वनस्पति ही पाई जाती है। बिल्कुल वनस्पति वहीन क्षेत्र होता है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में वहाँ की जलवायु के अनुरूप ही वनस्पति का विकास या विस्तार हुआ है। जलवायु के अतिरिक्त धरातल का भी वनस्पति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। विशेषकर पर्वतीय प्रदेशों में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति के प्रकार भी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त वर्तमान में मानवीय कारण भी महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि वनों के विनाश में मानव का भी प्रमुख योगदान है। इस तरह से हम यूरोप महाद्वीप पर निम्न प्राकृतिक वनस्पतियों को में बांटते हैं। पहला है टुंड्रा प्रदेश वनस्पति। यह प्रदेश आर्कटिक महासागर तट के सहारे फैले हुए प्रदेश को टुंड्रा प्रदेश हम कहते हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत स्कैंडिनेविया का पर्वतीय भाग तथा रूस का आर्कटिक तटीय भाग और आइसलैंड आदि क्षेत्र आता है। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि लगभग वर्ष भर भूमि बर्फ से ढकी रहती है। हिम के इस आवरण पर काई जैसी वनस्पतियाँ अर्थात मॉस तथा लीचन जम जाती हैं। ग्रीष्म की छोटी ऋतु में जो मुश्किल से 1-1.5 महीने रहती हैं, कुछ जरबेरिया, विलो, बर्च तथा जूनियर के पौधे नुमा छोटे छोटे वृक्ष अथवा झाड़ियाँ तथा रंग बिरंगे फूल वाली घास उग जाती हैं, जो अल्पकाल तक अपनी छटा दिखाकर वो खत्म हो जाती हैं। अर्थात शीत ऋतु शुरू होते ही ये हिमावरण के नीचे दब जाते हैं। इस प्रकार इस प्रदेश को ठंडा उजाड़ खंड भी हम कह सकते हैं। अब है दूसरा, जो कि कोणधारी वन। यूरोप के टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में या आर्कटिक सर्किल से नीचे सामान्यतः 35 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य कोणधारी वनों की प्रधानता है। यूरोप के इस प्रदेश में दक्षिणी नॉर्वे का क्षेत्र आता है, जो मानचित्र में हमें दिखाई दे रहा है। स्वीडन, फिनलैंड व रूस देश के भाग सम्मिलित हैं। इन वनों में चीड़, स्प्रूस, फर, लार्स कई सारे वृक्ष उगते हैं, जिनकी पत्तियां निकुली होती हैं और जिनके सिर कोणाकार होते हैं। यह तने पर से इनकी पत्तियां सिरे से नीचे की तरफ ढलवा फैलती हैं, ताकि हिमपात हो तो हिम की
पर्त शाखाओं पर ही लदे न रह जाए बल्कि फिसल कर नीचे गिर जाता है। इस प्रकार के वृक्ष एक हद तक हिम के आघात से बच जाते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी बिल्कुल मुलायम होती है, इसलिए इसका काटना, चीरना, खुदाई करना और सामान बनाना आसान होता है। इनसे कागज अथवा नकदी रेशम बनाने के लिए लुगदी आसानी से बन जाती है। हल्की होने के कारण इनकी लकड़ी से पैकिंग के लिए बक्से बनाए जाते हैं और हल्का फर्नीचर भी बनाया जाता है। यह नावें बनाने में, इमारती सामान बनाने में, दियासली, तिलियाँ, डिब्बियाँ बनाने के काम में भी आता है। इन वनों की कटाई का काम सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। पहले जंगली जाति के लोग इस कार्य को करते थे, अब लकड़ी के व्यवसायी लोग करने लगे हैं। इस तरह से सभी जातीय लकड़ी काटना और चीरने का व्यवसाय को बहुत संगठित ढंग से चलाती हैं। अब है तीसरा वनस्पति प्रकार, जो मानचित्र में चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों के वन। इस प्रकार के वन का प्रदेश में पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र या मध्य यूरोप पर फैला है, अर्थात इसके अंतर्गत इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया व रूस देशों के भाग में यह फैला हुआ है। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष उगते हैं। ये कोणधारी वृक्ष की तरह सदाबहार नहीं होते हैं। गर्मी आते ही ये वृक्ष अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, क्योंकि गर्मियों में पत्तियों से वाष्पीकरण अधिक होता है। पत्ते गिरा देने के कारण इन वृक्षों को पतझड़ वन भी हम कहते हैं। इन वृक्षों में एश, एल्म, पॉपलर, ओक, बीच, एल्डर आदि हैं। इनकी लकड़ी कठोर होती है, इसलिए इतनी मूल्यवान और उपयोगी नहीं होती है जितनी कोणधारी वन वृक्षों की लकड़ी होती है। इस प्रदेश में जनसंख्या बहुत सघन है, इसलिए इन वनों का बहुत सा भाग खेतों, कारखानों, बस्तियों इत्यादि के लिए साफ कर लिया जाता है। अब है चौथे प्रकार के वन प्रदेश, मिश्रित वन प्रदेश। ये वन प्रदेश कोणधारी वन प्रदेश और चौड़ी पत्ती के पतझड़ वनों के मध्य के क्षेत्र में इनका अस्तित्व है, जहाँ कोणधारी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले दोनों प्रकार के वृक्ष मिले जुले उगते हैं। इन वन क्षेत्रों में रेतीला तथा सैली भूमि पर पाई जाती है। ये विशेष रूप से मध्य रूस में मिलते हैं। सामुद्रिक जलवायु वाले भाग में भी इनके कहीं कहीं दिखाई देते हैं। पश्चिम की ओर से अनुपजाऊ भूमि के क्षेत्र को छोड़कर शेष को साफ करके खेती के काम में लाया जाने लगा है। साफ किए हुए भाग में चारा, जौ, राई, ओट के उत्पन्न किया जाता है। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी आदि इन देशों में सुरक्षित वन पाए जाते हैं। इनसे लकड़ी, तारपीन का तेल आदि प्राप्त होता है। अब है पांचवा वनस्पति प्रदेश, पेरी प्रदेश। यह प्रदेश चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों के वन प्रदेश तथा दक्षिणी पश्चिम में स्थित भूमध्यसागरीय वन प्रदेश के पूर्व में एक विस्तृत घास का कटिबंधीय के रूप में फैला हुआ, जिसको हम पेरिस प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। रोमानिया और हंगरी देशों में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है। घास को साफ करके यहाँ का पर मक्का और गेहूं की खेती भी की जाने लगी है। रूस के पेरी प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्र भी सम्मिलित है। रूसी भाग में गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। रोमानिया और हंगरी का मक्का क्षेत्र उत्पादन के लिए विख्यात है। अब है नेक्स्ट छठा, स्टेपी प्रदेश। यह वह प्रदेश है जहाँ दूर तक घास ही घास उगती है और यहाँ सामान्यतः वृक्ष नहीं होते हैं। इन वृक्षविहीन घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। यूरोप में ये दक्षिणी रूस, रोमानिया, हंगरी तथा दक्षिणी पूर्वी स्पेन में मिलते हैं। गर्मियों में घास बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और शीतकाल में शुरू होने पर ख़त्म हो जाती है। जब कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगता है तो ये ख़त्म हो जाती हैं। इस प्रदेश में पशु चारण के लिए बड़े उपयुक्त होते हैं। यूरोप में इनका अधिकांश भाग खेती के लिए साफ कर लिया गया है। अब है नेक्स्ट जो वनस्पति, भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रदेश। भूमध्य सागर के तटवर्ती प्रदेश में विशिष्ट प्रकार की जलवायु मिलती है, इसलिए वहाँ की वनस्पति भी विशेष प्रकार की पाई जाती हैं। यहाँ शीतकाल में वर्षा और ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती हैं। ऐसी दशा में यहाँ भी पतझड़ वाले वृक्ष उगने चाहिए, किंतु यहाँ सदाबहार वृक्ष उगते हैं। पर ये सदाबहार वृक्ष न कोणधारी सदाबहार वृक्ष के समान हैं और न ही भूमध्यरेखीय सदाबहार जाति के हैं। यहाँ के वृक्ष में प्रकृति ने कुछ ऐसे विशिष्ट गुण उत्पन्न किए हैं जिनकी सहायता से ये वृक्ष शुष्क ऋतु में भी हरे भरे रहते हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की छाल मोटी होती हैं, कुछ की पत्तियाँ मोटी होती हैं और कुछ पत्तियों की टहनियाँ और शाखाओं पर कांटे होते हैं, जिससे इनमें वाष्पीकरण बहुत कम होता है।
इसीलिए इनकी पत्तियां इतनी चिकनी होती हैं कि उनके छिद्र बंद से रहते हैं। इन वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं ताकि बहुत गहराई की नमी खींच सके। इस प्रदेश के मुख्य वृक्ष जैतून है, ओक है, सहतूत है, लारेल है, कार्क ओक है इत्यादि। इनके अलावा यहाँ रस वाले फलों के पेड़ खूब पनपते हैं, जैसे कि अंगूर, नींबू, संतरा, चेरी आदि। इन वनों को शुष्क सदाबहार वन भी हम कहते हैं। अब है लास्ट है पर्वतीय वन। यह अलग से वनस्पति न होकर ऊंचाई के साथ वनों में परिवर्तन है। निचले ढलानों वाले पर घास उगती है तथा मध्यम ऊंचाई पर शीतोष्ण वन तथा कोणधारी वन होते हैं और अधिक ऊंचाई पर रंग बिरंगे फूल आदि जैसे कि आल्प्स पर्वत श्रेणियों पर मीडोज होते। मिट्टी। यूरोप महाद्वीप की मिट्टी को में भी कई सारी भिन्नता है। इसका प्रमुख कारण यहाँ की संरचना, यहाँ की वनस्पति, यहाँ की जलवायु आदि मानी जाती है। इस तरह से यहाँ पर 4 मुख्य मिट्टी पाई जाती हैं। पहले है शुष्क प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी। इन प्रदेशों में एक वर्षा की कमी कारण खनिज पदार्थ पानी में घुलकर वर्षा के पानी के साथ नहीं बह सकते, इसलिए इस प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ होती है। शुष्क प्रदेशों की वाष्पीकरण की अधिकता के कारण पानी में खिले खनिज मिट्टी के साथ रह जाते हैं। कैस्पियन सागर के तटवर्ती प्रदेश, स्पेन और पुर्तगाल के दक्षिण भागों में, दक्षिण यूरोप में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दूसरा है नम प्रदेशों की मिट्टी। ये सामान्यतः नम प्रदेशों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उपजाऊ मिट्टी केवल उन्हीं स्थान पर मिलती है जहाँ की चट्टानों में उपयुक्त खनिज होते हैं। इस प्रदेश में जहाँ हिमानी प्रवाह चट्टानों के घिसकर उन्हें चूरा बनाकर मिट्टी बनाई है, वे प्रदेश कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार की मिट्टी नदियों की घाटियों और डेल्टाओं में कृषि के लिए उपयुक्त कौम मिट्टी जैसी होती है। तीसरी प्रकार की जो मिट्टी है पूर्वी यूरोप की मिट्टियाँ। इस भूभाग पर महाद्वीपीय जलवायु के कारण जल का निकास कम है। इस प्रदेश की वोल्गो नदी लंबी है और अपनी मिट्टी कैस्पियन सागर में डालती है। चौथी है काली मिट्टी की पेटी। दक्षिण रूस की मिट्टी बहुत प्रसिद्ध उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। यह मिट्टी अंतिम ग्लेशियर युग के समान घास के मैदानों से बनी हुई है। यह मिट्टी ह्यूमस के कारण काली हो गई है। उत्तरी यूरोप जहाँ घास का दलदल मिलता है वहाँ भी ह्यूमस के कारण काली मिट्टी मिलती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश के कुछ भागों में भी काली मिट्टी पाई जाती है। उपयुक्त प्राकृतिक दशाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि यूरोप की उत्तरी पश्चिमी, मध्य, पूर्वी एवं दक्षिणी यूरोप वृहत प्राकृतिक प्रदेश। इन प्रदेशों की प्राकृतिक परिस्थितियों ने यहाँ की आर्थिक एवं मानवीय क्रियाओं को केवल नियंत्रित किया है, अपितु निर्धारित भी किया है। इस तरह से यूरोप महाद्वीप की मृदा का अध्ययन पूरा हो चुका है। धन्यवाद।